ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज है हमारी और एक क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ये जो बुक है ये अजीम एकेडमी पब्लिशर वालों की बुक है, ठीक है। और इसको हम करने लगे लॉ ऑफ इक्वी। इक्वी निकला है इक्वल से, ठीक है। लास्ट टाइम 2023 का जो एनुअल पेपर था उसके अंदर इसका नाम आ गया कार्डिनल अप्रोच के जरिए कंज्यूमर का बिहेवियर व्हेन ही स्पेंड हिज इनकम ऑन टू गुड्स विच गिव्स हिम इक्वल सेटिस्फेक्शन। अब ये स्टेटमेंट ऐसे थोड़ी सी घुमा फिरा के उसने दी। मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में पास पेपर भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो इस वजह से ये स्टूडेंट जिसने मुझे स्कैन करके भेजा, मैंने उसको लिखवाया था कि कार्डिनल अप्रोच भी इसके ऊपर मेंशन कर दें। यूजुअली बुक्स में नहीं होती ना आईकॉम के लेवल पे। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये सेकंड लॉ है। अब इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने जो पढ़ा था इससे पहले वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जिसमें हम कहते थे कि जी बाय द कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ एनी गुड, फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो उसकी जो मार्जिनलिटी है वो डिमिनिश होती है यानी फॉल करती है। जैसे 12 हो गया, 8, 4, 0, -4, ठीक है जी। तो वहां पर हम पढ़ रहे थे वन गुड, एक प्रोडक्ट लेते थे, मैंगो ले लिया या कोई और चीज। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी में हम लेंगे दो प्रोडक्ट। लेट सपोज हमने गुड ए बी ले लिया, या हमने एप्पल और मैंगो ले लिया, या यहां पर आप देखें तो उसने फ्लोर लिया है और घी लिया है, यानी आटा और घी की एग्जांपल उसने ले लिया है। तो ये लॉ कहता क्या है, पहले समझना है हमने ये लॉ कहता क्या है, फिर पढ़ लेते हैं, बंदा पता चल जाता है कि ठीक है, चीज समझ आ जाए ना तो फिर अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है हमें। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड इनकम है, ठीक है जी। लिमिटेड इनकम का मतलब ये है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। म्यूट, म्यूट लगा दे, म्यूट। ओके, सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और यहां पर हमारे हमने अज्यूम किया कि हमारे पास $5 या ₹5 हमारे पास जो है वो हमारे पास इनकम है। तो अगर हमारे पास लिमिटेड इनकम है तो हमने इस लॉ के अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरीके से स्पेंड करनी है। हम चाहें तो 5 के 5 यूनिट्स हम परचेज कर सकते हैं फ्लोर की। क्यों? क्योंकि फ्लोर की प्राइस $1 है 1 यूनिट की, और घी यानी जी उसकी प्राइस भी $1 है। तो हम चाहें तो 5 के 5 रुपए, $5 इस पे भी स्पेंड करते हैं, $5 इस पे भी स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अब ये लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अ पर्सन, अ कंज्यूमर विल स्पेंड, कंज्यूमर क्या करेगा, विल स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम दैट इज $5 ऑन टू गुड्स इन सच अ वे दैट जो लास्ट यूनिट वो परचेज करे घी का और जो वो लास्ट यूनिट परचेज करे फ्लोर का, उस पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाए, सेम आए या इक्वल आए, दोनों चीजों पे, घी पे भी और आटा पे भी, उन दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम आए। तो क्या होगा देन क्या होगा, देन आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन वो मैक्सिमम हो जाएगी। लॉ ये कहता है, दोबारा से फिर सुन लीजिएगा, वीडियो है ये, ठीक है, लेक्चर तो है नहीं आपके पास, रिकॉर्डेड होगा। सो द पर्सन विल स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन टू गुड्स इन सच अ वे दैट द लास्ट यूनिट ही स्पेंट ऑन आटा यानी फ्लोर एंड द लास्ट यूनिट ही स्पेंट ऑन घी दैट इज घी, ठीक है इंग्लिश में भी, विल गिव हिम द सेम सेटिस्फेक्शन। जैसे यहाँ 6 है, अगर ऐसे वो करता है तो टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी, ये वो कहता है। अब हम देखते हैं कि यहां से हमें कहां पे काम की बात मिलती है। ये यहां से ही देख लेते हैं डेफिनेशन से। टोटल यूटिलिटी फ्रॉम गिवन अमाउंट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज स्पेंट ऑन वेरियस गुड्स। वेरियस गुड्स की जगह आप टू भी कर सकते हैं, टू गुड्स इन सच अ वे दैट द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स बिकम इक्वल। ये एक आसान सी डेफिनेशन है, बस आप यही याद कर लें, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अब अजम्पशंस आ गए, कंज्यूमर्स के पास कितने रुपीस है, ₹5। तो आप पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय सीधा लिखें आई फॉर इनकम इज इक्वल टू $5, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू $1, प्राइस ऑफ वाई यानी घी की कीमत के लिए आप जी कर दें और एफ कर दें, फ्लोर के लिए $1 यूं कर दें।
सेकंड assumption ये है कि he wants to spend his income on both flour and ghee. He wants to maximize its satisfaction, utility of every good falls. अब ये फोर्थ assumption देना चाहें दे दें, आपकी मर्जी है, पिछले लॉ में ये आई थी। तो जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए प्रिपेयर करना इजी हो जाएगा। तो आपके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इज इजी पीजी, इनको करें, इसको छोड़ दें बस। अब टेबल की तरफ आए। तो टेबल को अगर आप देखें, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ। तो टेबल को अगर हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, वेयर आर द कंट्रोल, ये हो गया जी। तो ये मेरे पास टेबल है, और इस टेबल में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये दिखाने कि मेरे पास ये हैं 5 नोट। यार किधर गया मेरा पेन? अच्छा वापस आ जाए। यस। सो आई हैव $5 या ₹5। अगर मैं सारे के सारे पैसे आटा पे स्पेंड कर दूं, तो मेरी टोटल सेटिस्फेक्शन जो इन 5 यूनिट से आ रही है वो है 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 30। अगर मैं सारे के सारे पैसे घी पे स्पेंड कर दूं, तो आई कैन गेट 20। बट अगर मैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी को फॉलो करूं, तो, और वैसे ना भी करूं कॉमन सेंस है कि एक रैशनल कंज्यूमर, यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज होगा, रैशनल। रैशनल का मतलब होता है अक्लमंद, जिसे पता होता है पैसे की वैल्यू क्या है और सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट क्या है। सो पहले पहला रुपया हम स्पेंड करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा मार्जिनलिटी ज्यादा होगी, और वो 10 है, और इस पूरे टेबल में कहीं भी नहीं। सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। तो हमने सबसे बड़ी वैल्यूज ही पिक कर ली। तो लॉ भी यही कहता है कि कंज्यूमर विल स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम दैट इज $5 ऑन टू गुड्स यानी आटा और घी इन सच अ वे के लास्ट यूनिट यानी थर्ड यूनिट आटे का और लास्ट यूनिट ऑफ घी जो कि सेकंड यूनिट है घी का गिव्स यू सेम सेटिस्फेक्शन दैट इज 6 तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। दैट्स इट, ये लॉ था जी आपका। अब आ गई आपके पास डायग्राम। ये सारी स्टोरी सुना रहे हैं आपको, सारी कैलकुलेशन करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे ताकि आप लोग पास ना हो सके, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना। ठीक है, आपने करना क्या है, वही जो टेबल ऊपर बनाया था ना, आपने वही बता देना है कि अगर इफ, अब ये अपने मैथ्स वाइज करना है, वो अब मैंने रील भेजी थी ना कि इसमें आधा मैथ्स है, आपने सिंपल कर देना। इफ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल इनकम ऑन फ्लोर, तो आपने लिख देना है टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी थी, 30। इफ ऑल स्पेंड ऑन घी, तो 20। इफ मिक्स करता है वो, तो वो कितनी आ रही थी, वो अभी आपने देखा था 10 + 8 + 6 + 8 + 6 38। वो आपने, तो 3 एरो लगा के, 3 बुलेट्स लगा के इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन को साइड पे कर देना। इतना सारा करना ही नहीं है। ठीक है, 3 काम की बातें थी, वो टेबल से ही पता चल गई आपको। वो आपने टेबल के नीचे लिख देने क्या, इफ ही स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज इनकम। मैं दोबारा वापस ऊपर जाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, किधर गया भाई मेरा पेन, ये लिखा हुआ है ना, if all spent on flour, if all income spent on ghee, this, if he uses, if according to, if according to law of equimarginal utility, तो you will say क्या करोगे, 10 + 8 + 6 + 6 + 8, ये टोटल ये हो गया। तो ये कितना हो जाता है, 38। इन सबको मिला के, ये जो ये वाले थे, ये वाले, नॉट 4, ये वाले। ठीक है, तो ये आपके पास इजी पीजी काम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे है जी नीचे डायग्राम। अब डायग्राम ऐसे लग रहा है बड़ी मुश्किल सी है। डायग्राम मैंने आपको 5-6 दफा कराई थी। आप लोगों ने करना ये है कि, ओ भाई किधर चला गया मेरा पेन, ये है। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है, यू विल डू दिस। सबसे पहले वो जो ऊपर टेबल है उससे आपने क्या करना है, यूं पॉइंट्स लेके अगर बनाना चाहे तो मार्जिनलिटी ऑफ सबसे पहले बना देंगे। कौन से वाली ज्यादा थी यार, फ्लोर की ज्यादा थी, आई थिंक फ्लोर की ज्यादा थी, एफ। फुट लें, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, मार्जिनलिटी ऑफ क्या कर देंगे, मार्जिनलिटी किसकी बना देंगे आप, घी की बना देंगे। ठीक है जी। तो अब ये बताएं कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन थी उस टेबल के अकॉर्डिंगली कहाँ बराबर हो रही थी, अभी अभी हमने देखे हैं 6 6 पे बराबर हो रही थी। तो यहाँ लिखें जी 6 एंड ये पॉइंट करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब है आटे के कितने यूनिट ले रहे थे, 3 ना उस टेबल में ऊपर, और इसके कितने ले रहे थे, 2 ना। दैट्स इट। अब ये तो टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपको बता रहा है इक्वी मार्जिनलिटी 6 6। लेकिन अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि अगर हम ये नहीं करते और हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 4 यूनिट ऑफ आटे का चौथा यूनिट भी ले लेते हैं, तो हमें ये जितना ग्रीन मैंने किया है इतनी सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिल जाएगी, ये वाली।
दिस इज गेन। और गेन कितने का हो रहा है? मेरा ख्याल है गेन ऊपर जाके देखना पड़ेगा कितना गेन हुआ है। देख लेते हैं यार अब, क्योंकि मुझे टेबल नजर नहीं आ रहा। तो गेन गेन हुआ है 4 का, याद आ गया, 4 का गेन हुआ है। ये देखें, तो ये अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको, दोबारा पेन को पकड़ के। ये वाला आपको 4 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये वाला। तो अगर आप 4 रुपए इस पे स्पेंड कर लेंगे तो आपके पास 1 रुपया बचेगा, तो आपको 6 छोड़ना पड़ेगा, तो आपको लॉस हो गया 2 का टेक्निकली। ठीक है ना? तो अब भी इस तरह करते हैं, ये बैक चलते हैं, और अब इसी डायग्राम को नीचे ले चलते हैं ताकि इसके सामने बन जाए। ठीक है जी। तो भाई अब बात ये हो रही है कि नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अच्छा ठीक है, ये गेन है ग्रीन वाला ना। तो अभी हम देखते हैं, अभी कोई और कलर पकड़ लेते हैं जी, ये वाला ले लेते हैं जी। हम कौन सा वाला कलर लेते हैं? ब्राउन सा ले लेते हैं। ठीक है। तो भाई कितने पैसे बच गए हमारे पास? हमारे पास तो थे $5। $5 में से 4 तो स्पेंड हो गए आटे पे, तो बाकी बच गया 1 रुपया। तो मुझे तो 1 रुपया स्पेंड करना है किसके ऊपर? जो बचा है वो है घी के ऊपर। अब मैं 1 यूनिट पे आ जाऊंगा। तो ये मुझे 6 यूटिलिटी छोड़ के वापस 8 पे जाना पड़ा है, क्योंकि मैंने भाई 4 आटे के ले लिए। सो ये ब्राउन वाला एरिया जो है ये मेरा लॉस हो गया। तो लॉस नजर आ रहा है ज्यादा है और गेन जो है वो कम है। दैट्स वाई मैं ये काम नहीं करूंगा, और आई विल स्टे विद दिस 2 ऑफ घी एंड 3 ऑफ फ्लोर। ये समझाने की कोशिश की है इधर। ये देखिए, ये इंक्रीज लिखा हुआ है, ये डिक्रीज लिखा हुआ है इसने। तो ये है जी स्टोरी। अभी मैं दोबारा आपको ये डायग्राम कराता हूँ क्विक वे में, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से किया गया है। तो आपने कार्रवाई कैसे डालनी है जी? तो दिस इज द वे, दिस इज द वे, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक फ्लोर एंड घी। ये काम करना है। 6 के ऊपर आपकी सेटिस्फेक्शन इक्वल हुई थी। 6 के ऊपर आपने इसके कितने यूनिट्स लिए थे? 2। और आटे के कितने लिए थे? 3। सही है। और ये वैसे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब उसने आगे जो बात समझाने की कोशिश की है कि यार अगर आप गलती से आटे की 4 यूनिट ले लेते हो तो आपको इतना गेन मिलेगा, और फिर आपको घी का 1 यूनिट लेना पड़ेगा। ये तो आपको लॉस होगा ज्यादा, जो कि ये इतना एरिया है, और गेन होगा इतना, जो कि थोड़ा है। सो दैट इज द पॉइंट, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब डायग्राम की एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन में वही वाली लाइन, इन अबव टेबल वी हैव शोन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी व्हिच स्टेट्स दैट कंज्यूमर is in equilibrium, या consumer is getting maximum satisfaction at 6, where margin utility of floor is equal to margin utility of key. That's it. लंबे चौड़ी स्टोरी में जाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आपकी ठीक होगी, पेपर चेक करने वाला आपको फुल नंबर दे देगा। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस किस चीज की हैं? भाई ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि ये लॉ कहाँ कहाँ फेल हो जाता है। एक, कंज्यूमर की ला इल्मी, उसे पता ही नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर के किस चीज में कितनी सेटिस्फेक्शन है। एक, यूटिलिटी इज नॉट मयरेबल, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट मयरेबल नहीं है। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 बच्चे हैं, दोनों को अगर सेम क्वालिटी का अगर हम एप्पल या ऑरेंज दे दें, तो एक कहेगा मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली है, दूसरा कहेगा कि नहीं यार नॉर्मल ही है। सो यूटिलिटी एक मेंटल कंडीशन का नाम है। ठीक है, तो ये मयरेबल नहीं है नंबर्स के अंदर कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। कभी पिज्जा खा के बाहर निकले हुए कहा है कि आज तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है 100 के बराबर, कल जब खाया था तो 80 मिली थी? इट्स इम्पॉसिबल, ये मयरेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। केयरलेसनेस ऑफ कंज्यूमर, समटाइम हम केयरलेस बिहेवियर करते हैं और चीज महंगी ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन होती है और हमें पता ही नहीं होता उसमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिर भी हम परचेज कर लेते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है टाइम पे भी डिपेंड करता है। विंटर के अंदर आपको यूटिलिटीज मिलेगी जैकेट से ज्यादा, और समर में कम मिलेगी। यूटिलिटी इज अ गुड इज गेस्ट कीपिंग इन व्यू इट्स पीरियड ऑफ यूज। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये टाइम आप जज नहीं कर सकते कौन सी चीज कितना चलेगी। आप हैंड फ्री ले लें, आपको नहीं पता 2 महीने चलेगी या शायद महीना चलेगी, हफ्ते बाद ही खराब हो जाएगी। मोबाइल ले लें, आपको नहीं पता कि वो 10 ईयर चलेगा, 5 ईयर चलेगा, 2 ईयर चलेगा, तो आइडिया नहीं होता। ये इस सेंस में बता रहा है कि यूटिलिटी को जज करना, वो भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको तकसीम नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल, उनके उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, स्मॉल यूनिट्स में नहीं किया जा सकता। जैसे काउ है, टेलीविजन है, फ्रीजर है, इनकी मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करना यानी एडिशनल यूनिट्स, वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और एडवर्टाइजिंग एडवर्टीजमेंट क्या करती है? ठीक है, एडवर्टीजमेंट ये करती है कि हम देखते हैं स्टिंग पी रहा है, कोई रेड बुल पी रहा है और वाह उसके तो पर लग गया, हम भी कहते हैं ये पी के शायद हमें भी एनर्जी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग
जिस चीज में यूटिलिटी नहीं होती उसकी एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा आपको नजर आ रही होती है, तो वो हमारे बिहेवियर को चेंज कर रही होती है, तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर अप्लाई नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ये वही है जो मैंने उधर नहीं कराई थी आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी है वही लिख देना, कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, टैक्स लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था उधर, कंज्यूमर को बताएगा कि सेटिस्फेक्शन कहाँ मैक्सिमम हो रही है, टैक्स लगाने वालों को टैक्स वहां लगाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, जो बेसिक नेसेसिटीज होंगी, ठीक है जी। स्टेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर वहां करेगी हेल्थ पर, एजुकेशन पे, जहां सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। एंटरप्रेन्योर्स भी वही चीजें प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा जहां पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। सो आपने एक लाइन में आंसर अगर अगर आ गया, वैसे चांसेस कम होते हैं, तो आप यू कैन डू दिस। देखते हैं जी आगे कुछ है तो ठीक, नहीं तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर जी एंड हो गया जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस 10 मिनट्स क्लास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे होगी मुलाकात।